हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी के 3rd चैप्टर में ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसका हम हिंदी में कहते हैं मानव जनन, उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, जनन क्या है। जनन को हम इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन, जनन या प्रजनन। अब देखिए, जनन की परिभाषा हम कैसे परिभाषित करते हैं। जनन क्या है या जनन किसे कहते हैं। जनन वह प्रक्रिया है अपनी जाति व वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव अपने समान जीव उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। देखिए फिर से, अपनी जाति व वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव अपने समान जीव उत्पन्न करता है, उसे हम प्रजनन कहते हैं। अब देखिए, प्रजनन में 2 गैमीट की आवश्यकता होती है। प्रजनन में 2 गैमीट की आवश्यकता होती है, एक मेल गैमीट, एक फीमेल गैमीट। अब देखिए, मेल गैमीट से किसका निर्माण होता है और फीमेल गैमीट से किसका निर्माण होता है। मेल गैमीट फीमेल गैमीट। मेल गैमीट को हम नर युग्मक कहते हैं और फीमेल गैमीट को मादा युग्मक। अब युग्मक क्या है? युग्मक का निर्माण कहाँ होता है? युग्मक को हम कहते हैं, मेल गैमीट में होता है स्पर्म और फीमेल गैमीट में होता है ओवम। स्पर्म को हम शुक्राणु कहते हैं, ओवम को अंडाणु कहते हैं। जब नर गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों का फ्यूजन होता है, जब दोनों को फ्यूजन होगा, इसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन, और जाइगोट फॉर्मेशन के बाद एम्ब्रॉय, और एम्ब्रॉय के बाद ऑर्गेनिज्म। देखिए, मेल गैमीट नर युग्मक, फीमेल गैमीट मादा युग्मक, दोनों का फ्यूजन हुआ। फ्यूजन मीन्स संयुग्मन। फर्टिलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं निषेचन। जाइगोट युग्मनज, एम्ब्रॉय भ्रूण, और ऑर्गेनिज्म जीव। तो परिभाषा में आप समझ गए होंगे कि जनन क्या है। जब नर युग्मक मादा युग्मक दोनों का फ्यूजन कराया जाता है, दोनों में फ्यूजन होता है, इसके बाद फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होगा। जाइगोट फॉर्मेशन के बाद एम्ब्रॉय का निर्माण होता है। एम्ब्रॉय निर्माण के बाद ऑर्गेनिज्म या किसी जीव का निर्माण होता है। तो परिभाषा हम बता चुके हैं। अब देखिए, इसके बाद हम अध्ययन करने जा रहे हैं गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस को कहते हैं युग्मक जनन। युग्मक जनन में 2 भाग होते हैं, एक शुक्राणु जनन और दूसरा होता अंडाणु जनन। अब देखिए, हम पहले नर जनन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। नर जनन तंत्र क्या है? मनुष्य का नर जनन तंत्र कई अंगों से मिलकर बना होता है, जिसे हम नर जनन कहते हैं। और नर जनन अंगों से मिलकर
जिस सिस्टम के द्वारा, जिस तंत्र के द्वारा बना होता है उसे हम नर जनन तंत्र कहते हैं। अब नर जनन तंत्र में कितने भाग होते हैं? नर जनन तंत्र में 7 भाग होते हैं। पहला है वृषण एवं वृषण कोश, दूसरा है अधिवृषण, तीसरा है शुक्र वाहिकाएं, चौथा है शुक्राशय, पांचवा है प्रोस्टेट ग्लैंड और का ऊपर ग्रंथियां, और छठवां है मूत्र मार्ग, और सातवां है शिश्न। अब देखिए जो वृषण है, वृषण का क्या कार्य है? वृषण में किसका निर्माण होता है? वृषण जो है प्राथमिक जनन अंग है। मनुष्य का प्राथमिक जनन अंग वृषण है, जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। अब देखिए वृषण का जो मुख्य कार्य होता है शुक्राणु का निर्माण करना होता है एवं लिंग हार्मोन का स्रावण करता है। दूसरा है अधिवृषण। अधिवृषण में बताए हैं शुक्राणुओं का परिपक्वन एवं संवहन। तीसरा है शुक्र वाहिकाएं, उसमें शुक्राणुओं का स्थानांतरण होता है। और चौथा है शुक्राशय, जिसमें वीर्य तरल रूप में पाया जाता है। और पांचवा जो बताएं प्रोस्टेट ग्लैंड, वीर्य के तरल भाग का निर्माण होता है। और छठवें नंबर में जो बताए हैं काउपर्स ग्रंथियां, उसका होता है क्षारीय तरल का श्रवण। और मूत्र मार्ग का तात्पर्य होता है मूत्र को या यूरिन को उत्सर्जित करना। और शिश्न का मुख्य काम होता है मैथुनांग। शिश्न जो है मैथुनांग है। अब देखिए मैं चित्र के माध्यम से बता देता हूं। आइए अब हम चित्र के माध्यम से अध्ययन करते हैं। देखिए ये पुरुष का ये बैक पोर्शन है जिसे हम नितंब कहते हैं। यहाँ से यूरेटर, किडनी से यूरेटर जुड़ी होती है यूरिनरी ब्लैडर में। ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया। और यूरिनरी ब्लैडर से ये यूरेटर है। यूरेटर सीधे शिश्न से ये जुड़ा होता है। ये टेस्टिस है, ये स्क्रोटम है, और ये बैकबोन है। यहां पे रीढ़ की हड्डी का अंतिम छोर ये कोकिक्स होता है, फिर ये सैक्रम होता है, ये बैकबोन है, और ये नितंब है, ये थाई जांग है, ये हो गया आपका स्क्रोटम जिसे हम वृषण कोश कहते हैं। ये वृषण है जिसे टेस्टिस कहते हैं। यूरिनरी ब्लैडर है जिसे हम मूत्राशय कहते हैं। ये पेनिस है, शिश्न,
ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा मूत्र मार्ग। प्रोस्टेट ग्लैंड, ये वास डिफरेंस, वास डिफरेंस ये एपिडिडाइमिस है, जिसे अधिवृषण कहते हैं। अधिवृषण वास डिफरेंस शुक्रवाहिकाएं, वृषण के चारों तरफ इसमें सर्टोली सेल्स पाई जाती हैं, जो वृषण को चारों तरफ से घेरे रहती हैं। इसमें सर्टोली कोशिकाएं, लीडी कोशिकाएं पाई जाती हैं। टेस्टिस को हम वृषण कहते हैं, जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। ये यूरेटर है, यूरेटर का संबंध किडनी से सीधे यूरिनरी ब्लैडर में होता है। यूरिनरी ब्लैडर को हम मूत्राशय कहते हैं। फिर ये इसी के नीचे से जो ये होता है सेमिनल वेसिकल, शुक्राशय। शुक्राशय, शुक्राशय में जैसे हम बताए थे, वीर्य के तरल भाग का संश्लेषण, वीर्य के तरल भाग का संश्लेषण। वृषण में बताया है शुक्राणुओं का निर्माण। प्रोस्टेट ग्लैंड में हम बताए हैं कि वीर्य के तरल रूप का निर्माण। अब देखिए, ये आप समझ गए होंगे। पहला हम नर जनन तंत्र के बारे में बताए थे। नर जनन तंत्र में पहला भाग हम बताए थे वृषण, ये नंबरिंग कर देते हैं। दूसरा हो गया अधिवृषण, तीसरा हो गया शुक्रवाहिकाएं, चौथा हो गया शुक्राशय और पांचवा हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड और छठवें नंबर में हो गया मूत्र मार्ग और सातवां नंबर हो गया पेनिस। तो देखिए, आप लोगों की याद हो गया होगा कि नर जनन तंत्र में कितने भाग, कितने अंग होते हैं। पहला बताएं वृषण, दूसरा अधिवृषण, तीसरे में बताए हैं शुक्रवाहिकाएं, चौथा शुक्राशय, पांचवा प्रोस्टेट ग्लैंड एवं काउपर्स ग्रंथियां, छठवें नंबर है मूत्र मार्ग और सातवें नंबर है पेनिस। अब देखिए, जनन तंत्र का तात्पर्य हम बता चुके हैं कि जिसमें जनन अंगों का निर्माण होता है। जैसे वृषण प्राथमिक जनन अंग बताया, और जो 6 हैं, जो अधिवृषण, एपिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा और पेनिस, ये द्वितीयक जनन अंग कहलाते हैं। देखिए, जैसे हम नर जनन तंत्र के हम 7 भाग बता चुके हैं। पहला बताएं वृषण। वृषण का हम इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिस। वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। अब वृषण का संबंध किससे होता है? वृषण में शुक्राणु का निर्माण होने के पश्चात कहाँ जाता है? अधिवृषण में। ये अधिवृषण है। एपिडाइमिस जिसे हम कहते हैं, इसमें शुक्राणु का परिपक्वन होता है और संवहन होता है। फिर संवहन के बाद
एपिडाइमिस के बाद सीधे तीसरे नंबर में शुक्रवाहिकाएं, जो शुक्राणुओं का वहन करने का, ले जाने का कार्य करती है, तो शुक्रवाहिका कहलाती है। और शुक्रवाहिकाएं का संबंध जो होता है शुक्राशय से होता है, जिसमें वीर्य का संग्रहण होता है। और वीर्य का संग्रहण होने के बाद सीधे मैथुन क्रिया के बाद इधर शिश्न होते हुए यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखिए, मनुष्य में जो नर जननतंत्र की जो क्रिया विधि होती है उसमें मुख्य 3 क्रियाएं होती हैं। नर जननतंत्र का जो मुख्य कार्य होता है 3 होता है। पहले होता है शिश्न का खड़ा होना, दूसरा होता है मैथुन, और तीसरा होता है स्खलन। अब देखिए, इसमें शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। वृषण के चारों तरफ पेरिटोनियम की झिल्ली पाई जाती है। उस झिल्ली के चारों तरफ लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। ये इसमें एक चारों तरफ आवरण का कार्य करती है। और शुक्राणु का निर्माण शरीर के टेम्परेचर के आधार पर नहीं होता। शरीर के टेम्परेचर से 2 डिग्री या 3 डिग्री कम होने के कारण शुक्राणु का निर्माण होता है। इसके बाद शुक्राणु का निर्माण होने के बाद क्रिया विधि शुरू होती है। देखिए, शुक्राणु निर्माण हो जाता है। जैसे एक प्रश्न यहाँ उठता है कि मनुष्य का वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों पाया जाता है? ये प्रश्न परीक्षा में से संबंधित महत्वपूर्ण है और आ भी चुका है गत वर्ष में, अभी इस वर्ष भी आ चुका है कि मनुष्य का वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों पाया जाता है? इसलिए पाया जाता है कि शरीर के टेम्परेचर से 2-3 डिग्री कम होने के कारण इसका शुक्राणु का निर्माण होता है, इसलिए उदर गुहा के बाहर लटकता रहता है। अब देखिए, पहला हो गया, पहले क्रिया हम बताए हैं मनुष्य के नर जनन तंत्र का कि शिश्न का खड़ा होना। दूसरा हम बताए हैं मैथुन का तात्पर्य हम बता चुके हैं। मैथुन क्या है? कड़े शिश्न का घर्षण करना मैथुन कहलाता है, या जनन तंत्र में घर्षण करना मैथुन कहलाता है। और तीसरा हम बताएं स्खलन, शिश्न से वीर्य निकालने की क्रिया स्खलन कहलाती है। शिश्न से वीर्य निकालने की क्रिया स्खलन कहलाती है। ये 3 क्रिया हो चुकी। पहला शिश्न का खड़ा होना, दूसरा बताएं मैथुन, और तीसरा हो गया स्खलन। इसके बाद मैं मादा जनन तंत्र के बारे में चित्र के माध्यम से बता देता हूँ। आइए अब हम मादा जनन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे अभी हम बता चुके हैं कि नर जनन तंत्र में कितने भाग होते हैं, कितने अंग होते हैं, उसी प्रकार मादा जनन तंत्र में कितने भाग होते हैं? उसमें 5 भाग होते हैं। अभी हमने नर जनन तंत्र के बारे में अध्ययन किया, उसे आप लोग अपने नोटबुक में चित्र बना लेंगे और वो बहुत महत्वपूर्ण है और अध्ययन भी कर लेंगे, दोहरा लेंगे। अब उसी प्रकार हम मादा जनन तंत्र के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। उसमें देखिए, उसमें हम 7 नाम बता चुके हैं। अब इसमें हम मादा जनन तंत्र में 5 भाग होते हैं या 5 अंग हैं। जैसे पहला नंबर है अंडाशय। अंडाशय का कार्य है, अंडाशय का मुख्य कार्य है अंडाणुओं का निर्माण करना। दूसरा नंबर है एक जोड़ी, देखिए पहला नंबर है एक जोड़ी अंडाशय, दूसरे नंबर में है एक जोड़ी अंडवाहिनी, तीसरे नंबर में है एक गर्भाशय, चौथे नंबर में है संबंधित ग्रंथियां और 5वें नंबर में है योनि। अब देखिए हम चित्र के माध्यम से स्पष्ट करते हैं कि देखिए चित्र में कौन कौन से अंग क्या है, उनके कार्य के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए पहले नंबर में हम बताए हैं
ये जो चित्र बनाया जा रहा है, ये हो गया अंडवाहिनी। इसे हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। देखिए एक जोड़ी ये ओवरी है, अंडाशय है। अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। मादा जनन तंत्र में हम पहला नाम बताए हैं अंडाशय। ये ओवरी है। ओवरी का मुख्य कार्य है अंडाणु का निर्माण करना। एक जोड़ी ओवरी पाई जाती है, एक जोड़ी ओवरी हो गई। एक जोड़ी ये हो गया आपका अंडवाहिनी, इसे हम ओविडक्ट कहते हैं। ओविडक्ट जो अंडाणु को ले जाने का कार्य करती है। अंडाणु से अंडवाहिनी के द्वारा गर्भाशय में ले जाने का कार्य या फैलोपियन ट्यूब के द्वारा सीधे गर्भाशय में पहुंचा दिया जाता है। देखिए फिर से, अंडाशय से अंडाणु निकलकर ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब के द्वारा निषेचन क्रिया करने के पश्चात यहाँ सीधे गर्भाशय में पहुँचा दिया जाता है। इसे हम यूटेरस बोलते हैं। गर्भाशय, अंडवाहिनी, अंडाशय, ये हो गया वेजाइना, योनि, सर्विक्स, ये फंडस, इस्थमस, ओवरी। देखिए इसमें हम 5 भाग बता चुके हैं। पहला बताए हैं ओवरी, दूसरा बताए हैं ओविडक्ट अंडवाहिनी, एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडवाहिनी, एक गर्भाशय, चौथा योनि एवं योनि अंग, और 5वां है संबंधित ग्रंथियां। तो इसमें ओवरी जो है मादा जनन तंत्र का प्राथमिक अंग कहलाता है, जिसमें अंडाणु का निर्माण होता है, और 4 ये सहायक या द्वितीयक जनन अंग कहलाते हैं। अंडवाहिनी हो गया, गर्भाशय, योनि और संबंधित ग्रंथियां। तो देखिए इसमें ओवरी जो है, ओवरी की जो लंबाई होती है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो होती है 2.5 सेंटीमीटर, और जो मोटाई होती है 1.5 सेंटीमीटर। ओवरी एक अंडाकार संरचना है जिसमें अंडाणु का निर्माण होता है, और अंडाशय से अंडाणु निकलकर अंडवाहिनी के द्वारा सीधे गर्भाशय में पहुंचा दिया जाता है। देखिए अभी तक हमने मादा जनन तंत्र के बारे में या अंगों के बारे में हम बता चुके हैं कि 5 अंग होते हैं। अब देखिए जैसे गर्भाशय है, गर्भाशय की जो लंबाई होती 7.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई होती 5 सेंटीमीटर, और मोटाई होती है 3.5 सेंटीमीटर। उसी प्रकार जो लड़कियों का यौवनारंभ 12 वर्ष से 14 वर्ष में शुरू होता है, उनका वो
बाल्यावस्था का समाप्त होना और किशोरावस्था का स्टार्ट होना, उसे हम यौवनारंभ कहते हैं। 12 वर्ष या 13 वर्ष में लड़कियों का मासिक चक्र शुरू हो जाता है, उसे प्रारंभिक अवस्था कहा जाता है। और प्रारंभिक अवस्था में जैसे मासिक चक्र का स्टार्ट होना 12 या 13 वर्ष में, उसी समय उनके शारीरिक लक्षण में उनकी द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास शुरू हो जाता है। अब किसके कारण होता है, कौन से हार्मोन्स के कारण होता है? उसमें सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन्स होता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन के कारण लड़कियों का द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास शुरू हो जाता है, जैसे आवाज़ का पतला होना या स्तनों में उभार आना, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के अंतर्गत जैसे विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण पैदा होना और उनके जांघें चौड़ी और जननांगों में बालों का उगना। ये चार पॉइंट होते हैं। अब देखिए कि जैसे मासिक चक्र के समय ये अंडाणु सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं। जैसे उसमें 26 से 28वें दिन मासिक चक्र शुरू होता है, 1 से 4 दिन तक मासिक चक्र का शुरू होना, उसे हम मासिक धर्म या आर्तव या रजोधर्म कहते हैं। और 5वें दिन कार्पस ल्यूटियम, 5 से 13वें दिन तक कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है या फेलोपियन नलिका का निर्माण होता है। और 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है और 15वें से 23वें दिन कार्पस ल्यूटियम का निर्माण या निषेचन क्रिया। यदि निषेचन क्रिया नहीं हुई तो पुनः उसमें रक्त स्राव के माध्यम से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। निषेचन क्रिया यदि हो गई तो अंडाणु शुक्राणु से मिलकर निषेचन क्रिया होती है, और यदि नहीं हुआ पुनः वो 26 से 28वें दिन कार्पस ल्यूटियम के द्वारा रक्त स्राव के माध्यम से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो आप लोग यौवनारंभ समझ गए हैं कि यौवनारंभ कब शुरू होता है? 12 से 14 वर्ष के बीच में, कभी 12 वर्ष में, कभी 13 वर्ष में शुरू हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि किशोरावस्था कब से कब होती है? 12 से 14 वर्ष के बीच में। अब देखिए जैसे अंडाशय से अंडाणु तो निकलते हैं, लेकिन अंडवाहिनी में एक प्रश्न यह होता है कि मनुष्य का निषेचन कहाँ होता है? मनुष्य का निषेचन फेलोपियन नलिका में होता है, जिसे हम अंडवाहिनी भी कहते हैं। मनुष्य का निषेचन कहाँ होता है? अंडवाहिनी में अथवा फेलोपियन नलिका में। यदि ये अंडवाहिनी को काट कर बांध दिया जाए, अंडवाहिनी को या फेलोपियन ट्यूब को यदि काट कर बांध दिया जाए, वो क्या कहलाएगा? ट्यूबेक्टोमी, जिसे हम स्त्री परिवार नियोजन कह देते हैं, या हम नसबंदी कह देते हैं, या हम उसको ट्यूबेक्टोमी के नाम से कह देते हैं, महिला नसबंदी। तो देखिए अंडाशय से अंडवाहिनी के द्वारा जब गर्भाशय में पहुंचता है तो कब पहुंचता है? जब मासिक चक्र शुरू हो जाता है। मासिक चक्र के 1 से 4 दिन तक मासिक चक्र होता है। 5 से बता चुके कि 5 से 13 दिन में फेलोपियन नलिका का निर्माण होता है। 14वें दिन अंडोत्सर्ग। तो जो 11 से जो 18वें दिन होता है, इसमें मुख्य काम होता है अंडाणु का निषेचन होना। अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? फेलोपियन नलिका में। देखिए इस वीडियो में हमने नर जननतंत्र पढ़ा और मादा जननतंत्र पढ़ा। आप इन दोनों चित्रों के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि नर जननतंत्र में कितने भाग होते हैं। उसका आप चित्र बना के अध्ययन कर लेंगे अपने नोटबुक में। और मादा जननतंत्र का भी चित्र के माध्यम से हम समझा चुके हैं, और इसको 1 बार 2 बार आप पुनः रिवीजन कर सकते हैं कि मादा जननतंत्र में कितने भाग होते हैं। 5 भाग बता चुके हैं। अब अगली वीडियो में हम वृषण का अनुप्रस्थ काट, टेस्टिस का टीएस और ओवरी का टीएस के बारे में हम अध्ययन करेंगे।